मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। 3 रिएक्शन थी बेटा, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और बोरोडीन-हुंसडीकर रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन थी, SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड थी, है ना। कोई ज्यादा इंटरमीडिएट नहीं था, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और उसी के साथ में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जिसमें हमने SN1 और SN2 दोनों पढ़ा। तो वो टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो चुकी है ना, SN1 और SN2। आज हम पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो आज का एक टॉपिक थोड़ा सा नया है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। अभी पीछे से लिंक ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं साथ के साथ कंपैरिजन करते हुए जरूर चलूंगा, ठीक है। तो नया टॉपिक है, बढ़िया ध्यान से पढ़ना बेटा। आज का अपना टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टार्टिंग में याद हो आपको तो मैंने जनरली 4 टाइप्स की रिएक्शन करवाई थी। एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है एलिमिनेशन, एक होती है एडिशन और एक रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, 3 ही मेन होता है। और रही बात एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन तो एल्किन देता है बेटा। एडिशन रिएक्शन एल्किन देता है और वो आप 11th क्लास हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो। तो जनरली 12th में जो आता है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही आता है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे आएगा, ठीक। अब बचा एलिमिनेशन, तो आज एलिमिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आज का हेडिंग लिखिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग है बेटा आज का एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन बेटा जो कि क्या इन्वॉल्व करती हो कोई भी या तो एटम मान लो या ग्रुप ऑफ एटम। अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहा है बेटा फ्रॉम दी रिएक्टेंट, तो वो जितनी भी रिएक्शन है वो एलिमिनेशन में ही काउंट होती है ना। जब आपका रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट से कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप अगर रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है बेटा, तो उसको हम एलिमिनेशन में रखते हैं। और जो 2 एटम या जो रिमूव होंगे बेटा, वो एटम और जो ग्रुप एलिमिनेट होंगे वो सेम कार्बन से भी हो सकते हैं और एडजेसेंट से भी हो सकते हैं, है ना। चलिए तो उसी को सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा। अच्छा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो लिविंग ग्रुप वहां भी निकलता है बेटा। तो उसमें फर्क ये था कि उसमें सिर्फ क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। लिविंग ग्रुप गया और लिविंग ग्रुप की जगह पे कौन आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाई आ गया, है ना। तो सिर्फ जगह चेंज हुई, इसीलिए उनको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेटा। लेकिन यहां पर जगह चेंज नहीं होगी बेटा। एटम होंगे, जो ग्रुप ऑफ एटम होंगे, या मैं बोलूं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, तो वो क्या होंगे बेटा, वो वहां से कार्बन को छोड़ के निकल जाएंगे बेटा, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, डेफिनेशन क्या हो गई, reactions that involve removal of 2 atoms or ग्रुप ऑफ एटम्स। जो रिमूव होगा वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये सिंपल एक एटम हो गया बेटा। क्लोरीन रिमूव हुआ तो ये सिंपल एक एटम हो गया बेटा। लेकिन जैसे OH रिमूव हुआ तो OH में देखो एक ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम। तो अगर OH पूरा रिमूव होता है बेटा तो किसमें आएगा, ग्रुप ऑफ एटम में आएगा, है ना। तो मैंने दोनों लिख दिया है कि अगर मान लो ऐसी रिएक्शन जो कि क्या इन्वॉल्व करती हो बेटा, रिमूवल ऑफ 2 एटम्स या फिर 2 ग्रुप ऑफ एटम्स। कहां से बेटा, फ्रॉम सेम, या तो एक ही कार्बन से हो जाएंगे बेटा, या फिर फ्रॉम बेटा फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन atom of reactant
रिएक्टेंट मोलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे बेटा, नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन कुछ खास नहीं है बेटा। देखो रिएक्शन जो कि क्या इन्वॉल्व करती है बेटा, रिमूवल, है ना। रिमूवल की जगह आप एलिमिनेशन भी लिख सकते हो, तो वही चीज है बेटा। रिमूवल किसका रिमूवल, या तो कोई दो एटम या कोई दो ग्रुप ऑफ एटम। कहां से बेटा, या तो वो एक ही कार्बन से रिमूव हो जाएंगे या फिर दो अलग अलग कार्बन से, अभी मैं बताऊंगा, है ना, ये एडजेसेंट कार्बन से। और किसके कार्बन, रिएक्टेंट के कार्बन, तो उसको बोलेंगे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं बेटा कि एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, उसके बाद में मान लो कि इसकी दो वैलेंसी पे कुछ भी हो सकता है। मान लो ये एक ए एटम है और एक बी एटम है बेटा, एक ए एटम और एक बी एटम। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएजेंट जरूर होगा, वो तो सब रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है बेटा, तब लिखवाऊंगा। तब कुछ रिएजेंट होगा। रिएजेंट यहाँ पर कौन हो गया बेटा, यहाँ पर होगा बेस, है ना। यहाँ पर जो रिएजेंट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, जो रिएजेंट होता है वो बेस होता है बेटा, है ना। थोड़ा सा देखो कंपेयर करें अगर, तो कंपेयर करने पे क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होता है तो वहां पर हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है, वो अटैक करता है। लेकिन एलिमिनेशन के लिए उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे बेटा, बेस बोलेंगे। लेकिन क्यों बोलेंगे उसका मैं रीजन भी दूंगा थोड़ी देर बाद में। चलिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो क्या, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, विदाउट मैकेनिज्म में बता रहा हूं, ये यहां से ए निकल जाएगा और यहां से बी निकल जाएगा। तो ए और बी मिलके यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेंगे, ए और बी मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। और जो कार्बन क्या करेगा कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके दोनों क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे ना। तो देखो ये चीज एज इट इज, ये चीज एज इट इज। यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर एक और ये बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये रिएक्टेंट था बेटा आपका। यहां से एक बी कोई दो एटम में रिमूव हुए तो क्या बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना आपका और ये भी निकल गया। तो जो प्रोडक्ट बना आपका ये एल्कीन है। प्रोडक्ट बना क्या है, एल्कीन है, ठीक है। तो दूसरा क्या है बेटा, आप ये भी याद कर सकते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। अब एल्कीन कौन सा डिपेंड करता है कि बाकी वैलेंसी पे क्या है, ठीक है। ये जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में ये तरीका यूज किया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन वाला, ठीक है। चलिए, तो देखो भी यहाँ पर मैंने जो दो एटम रिमूव किए बेटा वो एडजेसेंट से किए हैं, एक इससे किया और एक इससे किया। कभी कभार सेम वाले पे होते हैं तो भी रिमूव हो जाते हैं, वो तो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। कॉपी कर लीजिए बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पर हमने दो तरीके लिखे थे बेटा कि रिमूवल जो होगा वो सेम कार्बन से होगा, हो सकता है, और रिमूवल जो है वो एडजेसेंट से भी हो सकता है। तो इसी के बेस पे फिर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, है ना। तो हम अब पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, अगला हेडिंग है बेटा अपना टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो देखो बेटा दो टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मेनली बेटा दो टाइप की होती है। वो दो टाइप कौन सा बेटा, एक तो होता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक तो क्या होता है बेटा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये जो नाम है ये क्यों अल्फा एलिमिनेशन क्यों है, 1,1 एलिमिनेशन क्यों है, अभी सब बताऊंगा बेटा थोड़ी देर बाद में। बस नया टॉपिक है तो आप थोड़ा पढ़ते रहे हैं, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा ना। तो एक तो ये हो गया बेटा अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा आता है बेटा बीटा एलिमिनेशन। दूसरा आता है अपना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम हो जाएगा 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। चलिए ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिएक्शन, वैसे आप भी लिख सकते हो।
चलिए, तो हमारे पास मेनली दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा ना, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं आपको, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। देखो कि जो दो एटम रिमूव होंगे बेटा, जैसे ए और बी अभी रिमूव हुआ, तो अगर कोई भी दो एटम हो सकते हैं, तो अगर दोनों सेम कार्बन से रिमूव हो, दोनों सेम कार्बन से यानी कि एक ही कार्बन से रिमूव हो, तो उस वाली रिएक्शन को बोलते हैं बेटा अल्फा एलिमिनेशन या 1,1 एलिमिनेशन। लेकिन वो जो दो एटम है वो अलग अलग से रिमूव हो, एडजेसेंट वाले से रिमूव हो, है ना बेटा, तब उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए तो आप हेडिंग लिख लीजिए। पहले हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे बेटा हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो यही लिखेंगे बेटा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एलिमिनेशन होता है वो सेम कार्बन से हो बेटा, है ना, तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लिखता हूं इसमें क्या होगा बेटा कि जो आपके दो एटम्स हैं, टू एटम्स इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, टू एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम दी सेम कार्बन एटम। कहां से होगा बेटा, फ्रॉम दी सेम कार्बन एटम्स, तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल तो करना ही है बेटा, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल है बेटा मेरे पास CHCl3, एक एग्जांपल है मेरे पास CHCl3। अब देखो CHCl3 का नाम वैसे तो आप जानते हो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम है बेटा, है ना, बेहोश करने की दवा। चलिए अब मान लो कि यहां पे आपने मिला दिया बेटा एल्कोहोलिक KOH मिला दिया और उसके साथ आपने गर्म कर दिया, है ना बेटा। देखो जो हमने पढ़ा था इससे पहले, एक होता है बेटा एक्वस KOH, एक होता है एक्वस KOH जिसकी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो एक्वस KOH की अगर बात करें तो इसका सिर्फ क्या काम है कि ये OH लगा देता है ना, ये OH को ऐड करवा देता है ना बेटा। एक्वस KOH अगर आपको कहीं दिया हुआ है तो एक्वस KOH का क्या फंक्शन होता है कि वो हेलोजन जो है तो उस हेलोजन को हटा के उसकी जगह पे OH लगा देता है ना बेटा, ये एक्वस KOH का काम होता है। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है एल्कोहोलिक KOH, ये मैंने देखो ये ALC लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है ALC डॉट, ALC का मतलब होता है एल्कोहोलिक KOH। एल्कोहोलिक KOH का मतलब क्या कि KOH के साथ में एल्कोहल मिला के रखा हुआ है ना बेटा। वो एल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है। साथ में मैंने गर्म भी किया हुआ है। तो देखो मैंने अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है चाहे वो SN1 हो या SN2 लोअर टेम्परेचर होती है, इसीलिए मैंने वहां ज्यादा कहीं गर्म नहीं लिखा बेटा ना। लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे होती है, इसीलिए मैंने यहां पर डेल्टा का साइन लगा दिया है। चलिए फिर ठीक है, तो देखो क्लोरोफॉर्म है, जैसे आप एल्कोहोलिक KOH डालोगे तो एल्कोहोलिक KOH का काम क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। एल्कोहोलिक KOH का काम होता है HX को रिमूव करना। क्या होता है बेटा, HX को रिमूव करना, यानी कि देखो H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब क्या बेटा, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ये फ्लोरीन हो सकता है तो HF हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो HCl हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो HBr हो जाएगा, आयोडीन होगा तो HI हो जाएगा। तो HF का रिमूव होना, HCl का रिमूव होना, HBr का रिमूव होना, HI का रिमूव होना, यानी कुल मिला के मैं बोलूं HX का रिमूवल, तो वो कौन करवाता है बेटा, एल्कोहोलिक KOH, है ना बेटा, याद रखना ये दोनों में डिफरेंस था। तो क्या हो बेटा, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन का रिमूव होगा और एक क्लोरीन का रिमूव होगा, तो एक हाइड्रोजन का रिमूव हो गया और एक क्लोरीन का रिमूव हो गया। ठीक, अब बचा क्या, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास देखो दो क्लोरीन बचे, एक तो ये चीज बची, और लेकिन बेटा जो हाइड्रोजन गया तो उसका इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड का, क्लोरीन चला गया तो क्लोरीन वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, तो ये बचेगा बेटा CCl2। अब कार्बन का आप देखो तो कार्बन में से तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 से ही बॉन्ड बनाया है ना बेटा, कार्बन ने 2 से ही बॉन्ड बना रखा है ना, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यहां पर क्या बच जाएगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा। और ये अगर इसकी बात करूं मैं कि ये क्या बना, तो इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। और ये आपको अगर नाम याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो याद दिला देता हूं बेटा, ये था बेटा इंटरमीडिएट,
ये मैंने आपको पढ़ाया था इंटरमीडिएट वाले लेक्चर में, जहां पे कार्बोकेटाइन था, कार्बन फ्री रेडिकल था, उसके अलावा कार्ब एनाइन था, और ये बनाया था मैंने कार्बिन भी वहां पे आपको पढ़ाया था। इवन नाइट्रीन मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो ये है डाइक्लोरोकार्बिन। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सिंपल क्लोरोफॉर्म था, एल्कोहलिक केच डाला, उसका क्या काम बेटा, HCl निकालने का, तो निकाल के अलग कर दिया। चलिए, तो ये एक एलिमिनेशन हुआ बेटा, है ना। और ये जो एलिमिनेशन हुआ, देखो हाइड्रोजन भी इसी कार्बन पर और क्लोरीन भी इसी कार्बन पर, है ना बेटा। तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर नंबरिंग की बात करें तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, एक ही कार्बन है बेटा, है ना। तो हाइड्रोजन भी 1 कार्बन से रिमूव हुआ और हेलोजन भी 1 कार्बन से रिमूव हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। दूसरा कि जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं बेटा, है ना। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। तो ये 1 भी है या फिर ये अल्फा कार्बन भी है बेटा, ये 1 भी है और ये अल्फा कार्बन भी है। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, देखो ये अल्फा बीटा जो है वो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया जाता है बेटा, कि हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से रिमूव हो रहा है और ये कार्बन है अल्फा कार्बन, तो इसीलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन बोला गया है और 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है बेटा, मैकेनिज्म जो है इसकी मैकेनिज्म इतना कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखो होगा क्या, क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये आपका एक यहाँ पे क्या बेटा C और एक हाइड्रोजन, एक Cl और ये आपका Cl। तो अब इसमें क्या होगा कि आपने क्या लिया था बेटा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्कोहलिक KOH। तो ये बेस है बेटा, कौन है ये, आप जानते हो KOH क्या बेटा, बेस है, और एल्कोहल डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपने गर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पर होगा क्या बेटा, थोड़ा सा मैं और इसको पीछे से लिखना चाहूंगा बेटा, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना, पीछे से लिखना चाहेंगे। तो अपने पास था हाइड्रोजन, ये कार्बन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। तो यहाँ पे आपने रिएक्शन किससे किया था बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ में आपने गर्म किया था। तो ये क्या बेटा, एल्कोहलिक KOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे KOH में जो अटैक करने वाला कौन है, KOH में जो अटैक करने वाला है वो OH माइनस, ये तो K प्लस होता है और OH माइनस। तो जो अटैक करेगा वो कौन करेगा बेटा, OH माइनस करेगा, है ना। अब इसको हम बोलेंगे बेस बोलेंगे। अच्छा, किसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन जो है उससे हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन H प्लस होगा, हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, H प्लस। क्यों होगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि माइनस अटैक करेगा बेटा, तो माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा अपने, तो एक बॉन्ड बना लेगा, H2O बन जाएगा। तो ये जब माइनस है तो हाइड्रोजन प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड की बात करें तो अगर हाइड्रोजन प्लस तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस। या ऐसा सोचो कि OH ने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि यहां से बॉन्ड तोड़ लेगा बेटा, है ना। तो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो कार्बन माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो प्लस है वो H प्लस और ये OH माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से लिख देता हूं, क्या हुआ कि यहां से इसको लोन पेयर देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो देखो यहां पर ये जो लोन पेयर दिया है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मैंने जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई थी, जब आपको न्यूक्लियोफाइल का बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि अगर लोन पेयर जो है वो अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करे, हाइड्रोजन को H प्लस को डोनेट करें, तब उस डोनेट करने वाले को बेस बोलेंगे। लेकिन अब प्रोटॉन को छोड़ के वो किसी को भी डोनेट करें तब उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो जो लोन पेयर डोनेट कर रहा था वो कार्बन को दे रहा था बेटा, ना, कार्बन को लोन पेयर दे रहा था, यानी कार्बन पे अटैक कर रहा था, इसलिए उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अटैक हो रहा है वो हाइड्रोजन पे हो रहा है, इसलिए इसको हम बेस बोलेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब हुआ क्या, यहां से थोड़ी आगे की कहानी क्या बनी, आगे की कहानी ये बनी कि यहां से तो H2O निकल गया बेटा, है ना। तो हुआ क्या, यहां से हमें, अगर आप चाहो तो बेटा देखो मैंने OH माइनस यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैंने ये लिख दिया कि बेस का अटैक हुआ इस पर, तो यहां से H2O रिमूव हो गया बेटा, ठीक है, क्या रिमूव हो गया, H2O। अभी आप देखते जाइए, और यहाँ पर ये आगे दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों कौन से, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने भी दे दिया बेटा, और ये Cl बचा, फिर ये Cl बचा, और फिर ये Cl बचा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा कि जो माइनस है, ये इस कार्बन में माइनस है, तो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है
ये इस पे भी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो रिपल्सन की वजह से यहाँ पर ये भी यहाँ पे निकल जाएगा। और वैसे आप जानते हो क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप में होता है, तो क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब क्या बचेगा कि एक क्लोरीन ये बचा, एक क्लोरीन ये बचा, माइनस एज इट इज बचेगा बेटा। और ये अच्छा सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये माइनस जो है वो माइनस नहीं रहेगा बेटा, क्यों? क्योंकि ये Cl माइनस निकल चुका है, यानी कि जो है ना बेटा, समझ लो बात को, ये माइनस जो है माइनस ने दिया था ना बेटा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे देगा और Cl यहां से निकल जाएगा, या जो माइनस है वो Cl लेके निकल गया, ऐसा समझ लो ना। तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये आपका बच गया डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। और जो Cl माइनस बचा वो यहां से H2O से रिएक्शन करेगा फिर से, तो H प्लस ले लेगा, तो वो H प्लस लेके क्या बना लेगा बेटा, आपको वापस से HCl बना लेगा, है ना, HCl। और जो OH माइनस बचेगा वो एज इट इज बच जाएगा। तो इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा इसको, वैसे कोई ज्यादा मैकेनिज्म पूछता नहीं है। तो ये होता है बेटा 1,1 एलिमिनेशन, यानी कि जो एलिमिनेशन हो रहा हो दोनों एटम का वो सेम कार्बन से हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन या फिर 1,1 एलिमिनेशन। चलिए इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अभी आपके पास में मान लो कि हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक कौन है बेटा, आयोडीन। अब मान लो कि इसकी रिएक्शन किससे करी आपने, एल्कोहलिक KOH के साथ आपने गर्म कर दिया। तो देखो यहां पर रिमूवल किसका होगा, एल्कोहलिक KOH जो है वो HX का रिमूव करता है ना, किसका करेगा, HX का। बट आप देखो यहां पर बेटा कि H तो ठीक है, लेकिन X आप कौन सा वाला लोगे, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, तो यहाँ तो तीनों X अलग अलग हैं, तो आप कौन सा X लोगे। तो आप जानते हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो कौन सा है बेटा, आयोडीन। तो एक तो H जाएगा और H के साथ कौन जाएगा बेटा, आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, है ना बेटा। तो यहां पर क्या निकलेगा, H और I दोनों निकल जाएगा बेटा। तो क्या बचेगा कि यहां पर क्या बचेगा बेटा, Cl बचेगा, Br बचेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस HI बेटा, है ना। तो रिपीट कर रहा हूं, HI क्यों निकला बेटा, देखो यहां पर H और Cl भी जा सकता था, H और Br भी जा सकता था, H और I भी जा सकता था, है ना, ये HX है। लेकिन देखो H तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन क्यों गया, क्योंकि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, याद है ना, हाँ भूल मत जाना, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूं, वैसे अगर आप भूल जाओ तो नोट काम आएगा बेटा। नोट क्या आएगा कि सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा बेटा, फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सिर्फ आपके लिए है ना, फर्स्ट हाइड्रोजन विल रिमूव, उसके बाद दूसरा क्या है, देन आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा था कि आपको समझ में आए कि वो HI ही क्यों गया बेटा, ठीक है। तो ये था 1,1 एलिमिनेशन या फिर क्या बेटा, अल्फा एलिमिनेशन। कॉपी कर दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। वैसे ये जो 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन है, इतना बहुत कम पूछा जाता है बेटा ना, बहुत ज्यादा ही कम, या मैं बोलूं कि पूछा तो नहीं जाता, मतलब ऐसा कि बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ये वाले मैकेनिज्म काम में आती है, यानी कि एक ही कार्बन से एलिमिनेशन होना बहुत कम रिएक्शन में होता है, ठीक है। अगला आता है अपना दूसरा एलिमिनेशन, जिसका नाम है बेटा बीटा एलिमिनेशन। और जो बीटा एलिमिनेशन है वो मैक्सिमम रिएक्शन में यूज होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन में यूज होता है, और इसीलिए इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लगा लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन में पूछा जाता है, बहुत रिएक्शन में काम आता है। तो इस टॉपिक को आपको याद होना चाहिए बेटा बढ़िया से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम बोलेंगे 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में बेटा यही दिया हुआ है ना, बीटा एलिमिनेशन या फिर 1,2 एलिमिनेशन ही दिया हुआ है। 1,1 वाला अल्फा वाला एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। चलिए
तो डेफिनेशन तो आप समझ ही होंगे बेटा कि अभी जो एलिमिनेशन होगा वो कहां से होगा, अलग अलग कार्बन से, है ना। और जो दोनों अलग अलग कार्बन होंगे वो एडजेसेंट वाले होंगे, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन तो लिख दो बेटा, क्या कि 2 एटम्स, इस रिएक्शन में क्या होगा, 2 एटम्स आर रिमूव्ड, 2 एटम्स आर रिमूव्ड from adjacent carbon atoms, ठीक है बेटा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलिए इतना आपके पास हो गया। तो अलग अलग से कैसे, जो मैंने वहां भी आपको समझाया था, जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो एक एटम यहां पर है और बी एटम क्या है बेटा, यहां पर है ना। तो यहां से आपने कुछ रिएजेंट यहां डाल दोगे, तो ये एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज। अब हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर ए और बी जो है दोनों निकल गया बेटा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए और बी दोनों निकल जाएगा, तो ये ए बी तो बॉन्ड बना लेंगे बाद में। और यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ लो आप। और यहाँ पर बन जाएगा एक और बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बना आपका है क्या बना बेटा, एल्कीन। तो जो बीटा एलिमिनेशन होता है या 1,2 एलिमिनेशन होता है, उसमें एल्कीन जो प्रोडक्ट है बेटा वो फिक्स होता है ना। मैंने बोला था ना कि एलिमिनेशन में एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, तो वो कौन से वाले एलिमिनेशन में बनता है बेटा, बीटा एलिमिनेशन में, है ना। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो इसको 1,2 एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं बेटा। तो मान लो जब आप नंबरिंग करोगे तो या तो इधर से नंबरिंग करोगे या फिर इधर से नंबरिंग करोगे बेटा। तो अगर मान लो इधर से किया तो इसको 1 आएगा, तो इसको 2 आएगा। तो जो रिमूवल हुआ एक 1 नंबर के कार्बन से, एक 2 नंबर के कार्बन से, इसलिए 1,2 एलिमिनेशन। मान लो इधर से नंबरिंग करते तो इसको 1 होता, इसको 2 होता, तो इसलिए इसको 1,2 एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन भी मैं दे दूंगा। वैसे याद रखना बेटा कि इसमें जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो बीटा कार्बन से होता है। बड़ा सिंपल सा है। मान लो इस वाले पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हो गया, तो एडजेसेंट क्या हो गया, बीटा हो जाएगा। तो हेलोजन से मान लो हेलोजन यहां से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है या मान लो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ हेलोजन है ना बेटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एल्किल हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया आपका, एल्काइल, एक्स लगते हो गया ना बेटा, अल्काइल हैलाइड। तो यहां से क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। कहने का मतलब जो अल्फा बीटा जो है, जो अल्फा और बीटा है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक। और 1,2 ये तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो नंबरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी तो मैं ये ए और बी करके लिख रहा हूं बेटा ना। चलिए तो ये होता है बीटा एलिमिनेशन। कॉपी कर दो। आपसे पूछ रहे इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं बेटा, तो याद रखना क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से रिमूव होता है। अब एलिमिनेशन की बात करें बीटा एलिमिनेशन की, तो देखो इसमें फर्स्ट देखते हैं। बीटा एलिमिनेशन में एक आता है बेटा, पहला क्या मैं लिख रहा हूं, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा बेटा ना, वही ये सब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, डी का मतलब तो रिमूव होना, निकलना, है ना, एलिमिनेट होना, किसका, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो अगर किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि HX रिमूव हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिहाइड्रो हेलोजनेशन। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है। चलिए HX मतलब वो HF हो सकता है बेटा, HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, वो HI हो सकता है। तो इनका रिमूवल क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। और डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाने के लिए, HX को रिमूव करवाने के लिए जो रिएजेंट होगा, वैसे तो बहुत सारे रिएजेंट होते हैं बेटा इसके, HX को रिमूव करवाने के बहुत सारे रिएजेंट होता है, बट कॉमनली जो रिएजेंट होता है वो अभी लिख दे रहा हूं मैं ना। एक रिएजेंट बहुत कॉमन होता है, वो होता है बेटा
कौन सा? अभी मैंने बताया था एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप क्या कर दो? गर्म कर दो। अब देखो एल्कोहलिक KOH जो है कई बार क्या करता है, वो एल्कोहलिक KOH नहीं देगा, पता है क्या करता है? वो लिखेगा KOH, है ना, KOH के साथ एक दे देगा आपको, जैसे C2H5OH लिख देगा, है ना, फिर गर्म कर दिया। तो देखो C2H5OH क्या है बेटा? एल्कोहल। तो वो तो चाहे एल्कोहलिक KOH लिखे या ये वाला डाल के लिखे, बात एक ही है बेटा, समझने वाली बात है ना। कई बार क्या करता है, वो लिखेगा सिंपल KOH और लिख देगा इथेनॉल। क्या लिख देगा बेटा? इथेनॉल, है ना। तो भी बात वही है। अब इथेनॉल भी क्या है? C2H5OH तो है, तो घुमा के कैसे भी दे सकता है, वो फिर आपको वहां पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, किस तरह से पहचानना पड़ेगा बेटा। तो चाहे वो KOH या इथेनॉल दे, KOH या इथेनॉल दे, या फिर KOH प्लस C2H5OH या एल्कोहलिक KOH लिख दे, तो ये तीनों एक ही है बेटा ना। और क्या मतलब सेम ही चीज है तीनों, ये तीनों क्या है? सेम है, कोई अलग नहीं है। और ये दे दिया जाए तो इसका मेन क्या काम है बेटा? रिमूवल ऑफ HX का रिमूव करवाने का इनका मेन काम है। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा, ध्यान सुना, मैं ये नहीं बोल रहा कि HX सिर्फ यही रिमूव करवाते हैं। HX कौन कौन रिमूव करवाएगा वो मैं आगे लिखवा दूंगा बेटा, लेकिन ये तो कंपलसरी है, ज्यादातर यही यूज होते हैं। ठीक, चलिए, तो इसमें कैसे होगा कि ये कार्बन, ये एक कार्बन, इसकी बाकी दो वैलेंसी पे कुछ भी मान लेते हैं, इसकी बाकी दो वैलेंसी पे कुछ भी, एक पे मान लो हाइड्रोजन है और एक पे क्या बेटा? क्लोरीन है। या भी आप क्लोरीन मानना चाहते हो तो क्लोरीन मान लो, नहीं तो आप यहाँ पर क्या मान सकते हो बेटा? कोई भी एक हाइड्रोजन मान लेते हो, उसकी जगह मैं HX लिखवा देता हूँ। और जैसे आप जानते हो ये क्या हो गया आपका? ये एल्किल हैलाइड हो गया बेटा ना, ये क्या हो गया आपका? एल्किल हैलाइड। कैसे? हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये इसकी हाइड्रोजन पे भी क्या लगा दूं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये मैंने यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन, तो देखो 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो क्या हो गया? CH3 CH2 और X, यार इसकी जगह लगा दो Cl, तो क्या होगा? CH3 CH2 Cl। अब ये क्या बेटा? आपका एल्किल हैलाइड ही तो है ना। तो मैंने वही लिखा था, सिर्फ पहचानने की बात है बेटा। तो ये C और ये C, ये दो वैलेंसी, ये दो वैलेंसी, एक पे हाइड्रोजन एक पे हेलोजन। तो बेसिकली ये आपका क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड। ये आपका क्या है? अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में आपने डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा? ये ऊपर पे थोड़ा सा एक रुकना। अब अल्काइल हैलाइड में आपने क्या डाल दिया? एल्कोहलिक KOH की जगह पे क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो क्या होगा बेटा? HX का रिमूव होगा, यहाँ से एक से H जाएगा और एक से X जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये आपका HX यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन गया आपका एल्कीन। कर दीजिए कॉपी। तो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। अब देखो एलिमिनेशन में किसका एलिमिनेशन हो सकता है? अगर HX का एलिमिनेशन हो तो उसको बोले बेटा डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, कॉपी कर दीजिए। और डिहाइड्रो हेलोजनेशन किसका होगा बेटा? अल्काइल हैलाइड का। एलिमिनेशन में अगला आता है बेटा, अगला आता है बेटा दूसरे नंबर पर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या बेटा? डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। डिहाइड्रेशन मतलब गर्मी में ज्यादातर यही बीमारी होती है। आप जाओगे, डॉक्टर बोलेगा डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। तो डिहाइड्रेशन का मतलब बेटा अपने शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब भी वही होता है बेटा, रिमूवल ऑफ H2O। तो रिमूवल ऑफ H2O को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो अब ये मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट वाला, और इस पे क्या होगा बेटा? ये यहाँ पर, अच्छा रिएजेंट कौन सा यूज करता है ना? रिएजेंट, सॉरी। तो डिहाइड्रेशन के लिए भी बहुत सारे रिएजेंट है बेटा, है ना। वो तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता लगते जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिएजेंट यूज होता है, मोस्ट कॉमन जो रिएजेंट यूज होता है डिहाइड्रेशन के लिए, वो यूज होता है बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप गर्म कर दो। तो रिएजेंट किसका है बेटा? H2O रिमूव करने का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, इसकी कुछ भी वैलेंसी हो सकती है, यहाँ पर भी कुछ भी वैलेंसी, एक पे लगा है OH और एक पे लगा है H। और आप जानते हो बेटा कि अगर फंक्शनल ग्रुप OH हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है बेटा? एल्कोहल। तो यहाँ पर जो अब क्या होगा देखो कि ये यहां से क्या रिमूव होगा बेटा? एक कार्बन से H रिमूव हुआ, एक से OH रिमूव हुआ, है ना। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के गर्म कर दोगे
तो क्या होगा कि एक कार्बन से OH, एक कार्बन से H, तो यहाँ पे निकल जाएगा H2O, ठीक। और बाकी जो बचा है बेटा, बाकी जो बचा है वो एज इट इज रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का मिलके यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो देखो 1,2 में यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन। इससे पहले भी क्या बना था बेटा, एल्कीन। तो एलिमिनेशन में एल्कीन प्रोडक्ट जो है वो फिक्स है इस वाले एलिमिनेशन में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज है बेटा कि यहाँ पर जो H2O निकला है उस टाइम पे रिएक्टेंट कौन था, एल्कोहल। तो आपने लिखा है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन किसका होता है, ऑफ एल्कोहल। तो ये भी याद रखना, डिहाइड्रेशन किसका होता है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। देखो डी हाइड्रो हेलोजनेशन किसका होगा, अल्काइल हैलाइड का, और डिहाइड्रेशन किसका होगा, एल्कोहल का होगा बेटा ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कॉपी कर दीजिए। अच्छा अगर देखो नंबरिंग की बात करते हैं ना, थोड़ा सा और एक मिनट, अगर नंबरिंग करें तो देखो जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक है वहां से नंबरिंग करेंगे बेटा, तो इसको 1 नंबरिंग मिलेगी और इसको 2 नंबरिंग मिलेगी। तो एक तो OH कहां से रिमूव हुआ, 1 नंबर के कार्बन से। हाइड्रोजन कहां से हुआ, 2 नंबर के कार्बन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, 1,2 एलिमिनेशन। और अगर मान लो कि 1,2 नंबरिंग नहीं देके आपको अल्फा बीटा बोलना है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा के एडजेसेंट वाला क्या होता है, बीटा। तो आप देखो कि बीटा कार्बन से H रिमूव हुआ है बेटा ना, तो ये अल्फा और बीटा जो होता है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसीलिए इन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कॉपी कर सकते हो आप। अगला आएगा बेटा एलिमिनेशन में, पहला ए हो गया, बी हो गया, सी आता है बेटा ना, ABC। तो पहला तो क्या था, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, अगला था डिहाइड्रेशन। अब थर्ड है बेटा, थर्ड है डीहेलोजनेशन, डीहेलोजनेशन। अभी कंफ्यूज मत होना बेटा, पहला था डिहाइड्रो हेलोजनेशन, यानी कि H और X, यहां पर क्या है, सिंपल डीहेलोजनेशन। और डीहेलोजनेशन का मतलब क्या है बेटा, सिंपल हेलोजन का रिमूव होना, है ना, रिमूवल ऑफ X2। अब X2 क्यों लिखा है बेटा यहाँ पर, यानी कि दोनों कार्बन पे X होगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर X2 का मतलब F2 भी रिमूव हो सकता है, Cl2 भी रिमूव हो सकता है, Br2 भी रिमूव हो सकता है, और I2 भी रिमूव हो सकता है। और हेलोजन रिमूव करवाने के लिए जो जनरली रिएजेंट काम में आता है वो आता है बेटा जिंक। जिंक की प्रेजेंस में जिंक ग्रेन्यूल डाल दो, जिंक पाउडर डाल दो और गर्म कर दो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर H2 रिमूव हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो देखो ये आपका कोई रिएक्टेंट है, इस पे भी हेलोजन लगा हुआ है और इस पे भी हेलोजन लगा हुआ है, तो जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे Z जिंक की प्रेजेंस में गर्म कर दोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ से दोनों हेलोजन चल जाएंगे और दोनों जिंक के साथ जाके कंपाउंड बनाएंगे ZnX2, ठीक। अच्छा ZnX2 देख के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा प्रोडक्ट क्या है, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे Cl होता और यहाँ पे Cl होता बेटा ना, तो यहाँ पे Cl होता तो क्या बनता, ZnCl2। अब आ रहा है समझ में, ये तो आपका देखा हुआ है ना, तो वो ऐसे बनता है बेटा ना। तो अगर Cl रिमूव होता ZnCl2 हो जाता। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन होता, यहाँ पे ब्रोमीन होता, तो फिर क्या बन जाता बेटा, ZnBr2। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। और जो आपका बचा है बेटा, तो देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, बस यहाँ से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का मिलके बॉन्ड बन जाएगा, और अगेन प्रोडक्ट इज एल्कीन। अच्छा एल्कीन बना। अच्छा इस रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, देखो बेटा 2 हेलोजन है ना, तो 2 हेलोजन है तो इसको बोलेंगे डाइहेलाइड। क्या है बेटा, ये डाइहेलाइड। और दोनों हेलोजन एडजेसेंट पे है, तो इसको हम बोलेंगे, इस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डीहेलोजनेशन होता है वो कहां से होता है बेटा, डीहेलोजनेशन किसका, ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, है ना बेटा, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड का क्या होता है, डीहेलोजनेशन। तो हर एक चीज क्लियर हो गई है बेटा। डीहेलोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ X2, इट मींस F2Cl2 Br2 और I2। रिएजेंट जिंक और जिंक की प्रेजेंस में गर्म कर देना, ठीक है, प्रोडक्ट एल्कीन होगा। इसके लिए रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, डाइहेलाइड, यानी कि विसिनल डाइहेलाइड। कर दीजिए कॉपी।
तो ये हमने एलिमिनेशन में अभी 3 एलिमिनेशन एक तरह से हमने किया बेटा, है ना। तो अगर एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है बेटा, अल्काइल हैलाइड होता है, तो अल्काइल हैलाइड अंडरगोस क्या होगा उसका, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। जैसे मान लो छोटा सा हम रिवीजन करते हैं कि आपके पास है अल्काइल हैलाइड, क्या बेटा आपके पास अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का जो एलिमिनेशन होगा तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, या ऐसा मान लो कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो क्या, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, है ना बेटा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ये पहला पॉइंट था। दूसरा जैसे मान लो कि अगर मान लो आपके पास एल्कोहल हो, क्या हो बेटा, एल्कोहल, तो एल्कोहल का अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एल्कोहल क्या होगा बेटा, एल्कोहल का होता है डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन। और मान लो आपके पास है डाइहैलाइड, क्या है आपके पास, और डाइहैलाइड में कौन सा बेटा, विसिनल डाइहैलाइड, कौन सा, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड की अगर बात करें हम, तो विसिनल डाइहैलाइड अंडरगो क्या बेटा, सिंपल डीहेलोजनेशन, डीहेलोजनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लेना बेटा, ये चीज हमने ऊपर पढ़ी है, कॉपी कर दीजिए। हो गया बेटा। चलिए अब बात आती है कि जो बीटा एलिमिनेशन है और जो बेटा 1,2 एलिमिनेशन है, ये कितने टाइप का है ना। तो अगला हेडिंग है बेटा अपना, अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेटा हमारे पास 4 टाइप की है। कितने टाइप की, 4 टाइप की। कौन कौन सी, पहला होता है बेटा, जैसे पहला होता है E1, है ना बेटा, E1 E2। अच्छा सिमिलरली वैसे ही देखो बेटा, जैसे SN1 और SN2 था, है ना, जैसे हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पर जनरली वो 2 तरीके का था। कौन कौन सा, एक तो था बेटा SN1 रिएक्शन, एक SN2, और एक याद होता आपको SNIB था। क्या था बेटा, SNIB था। वैसे अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूंगा ना बेटा, तो एलिमिनेशन में तो 2 होता है, कौन सा, अल्फा बीटा। लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन की हम बात करें, तो जो बीटा एलिमिनेशन है वो क्या होता है, E1 होता है, E2 होता है, और एक क्या होगा बेटा, EIB होता है ना, E1 E2 और EI। एक और होता है E1CB। तो ये E1CB वगैरह क्या है वो सब मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, है ना। तो वैसे ज्यादातर जो यूज होता है वो E1 E2 यूज होता है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है, ये भी ज्यादा बहुत कम यूज होता है बेटा। जैसे कि हमने ज्यादातर SN1 SN2 पढ़ा है, वैसे हम E1 E2 को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें बेटा कितने टाइप्स की होती है, तो पहला होता है जैसे E2। अब E2 का मतलब क्या बेटा, कि एलिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन एलिमिनेशन कौन सा, बाय मोलिकुलर। याद है बेटा, 1,2 का मतलब क्या होता है, बाय मोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर। तो एक E2 होता है, और E2 एलिमिनेशन है ना, E2 एलिमिनेशन। और A2 एलिमिनेशन को हम लिख सकते हैं बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा जो होता है बेटा, एक होता है E1 एलिमिनेशन। क्या होता है बेटा, E1 एलिमिनेशन। और E1 एलिमिनेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, E1 मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, थर्ड जो है वो होता है बेटा एक EI का मतलब EI एलिमिनेशन, है ना बेटा, EI एलिमिनेशन। और I का मतलब आप जानते हो इंट्रामोलिकुलर, यानी कि जो एलिमिनेशन होगा वो एक ही मोलिक्यूल में से हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहां पर EI मतलब कौन सी मैकेनिज्म बेटा, लिख लो आप, इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन। ये सिर्फ टाइप्स के नाम लिखा रहा हूं, इतना पढ़ना नहीं है ना, टेंशन मत लेना। और एक होता है बेटा E1CB। तो E1CB एलिमिनेशन, E1CB
एलिमिनेशन। और E1 CB एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, E1 का मतलब तो यूनिमोलिकुलर और CB होता है कॉन्जुगेट बेस, यानी कि E1 एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, है ना, चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर, है ना बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, वाया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास से 4 तरह की एलिमिनेशन है बेटा, E2, E1, EI और E1 CB। अब बात करें सर हमें कौन सा पढ़ना है, तो देखो डिटेल की अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर जो है हमारे काम में जो आता है वो है E2 और E1 हम पढ़ते हैं बेटा, है ना। और E1 तो हम जो पढ़ेंगे वो E1 E2 ही पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, EI और E1 CB, अगर ऐसी कोई रिएक्शन हम आगे पढ़ते हैं, E1 CB और EI जो रिएक्शन है उनके एग्जांपल जब भी आएंगे मैं आपको वहां पर अलग से बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा बेटा? E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E2 या फिर जिसको हम बोलेंगे बेटा बाय मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना बेटा। क्या? या तो E2 बोल लो या फिर बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो E2 एलिमिनेशन जो है वो उसमें कुछ चेंजेस को अगर मैं छोड़ दूं बेटा, कुछ चेंजेस को मैं छोड़ दूं, है ना, देखो मैकेनिज्म तो चेंज है ही से बेटा, वो वहां पे सब्स्टिट्यूशन था और यहाँ पर एलिमिनेशन है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेटा मैच करती है ना। तो हमेशा चीजों को जब याद करो तो कंपेयर करके याद किया करो। तो अभी SN2 को मैं थोड़ा रिवीजन करता हूं। अब देखो SN2 में क्या था कि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, तो ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। वहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पर भी नहीं बनता है। वहां पे सिंपल ट्रांजिशन स्टेट बनती थी SN2 में, तो यहाँ पर B2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, समझ लो। SN2 की अगर हम बात करें तो SN2 क्या होता था बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करते हैं बेटा? SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फॉलो करता है बेटा? SN2। तो बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस बोल दो, है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस बोल दो। वो बेस क्यों बोलना है वो मैं क्लियर कर चुका हूं बेटा, है ना, क्योंकि वहां पर जो लोन पे डोनेट किए जाते थे वो कार्बन को किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो लोन पे डोनेट किए जाते हैं एलिमिनेशन में वो पहले हाइड्रोजन को किए जाते हैं। इसीलिए डोनेट करने वाले को न्यूक्लियोफाइल ना बोल के हम बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 रिएक्शन। लिविंग, अब SN2 के लिए हम चाहो तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए था? गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर भी वही गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सोलवेंट की बात करें तो वहां पे सोलवेंट क्या होना चाहिए था SN2 के लिए? पोलर एप्रोटिक, तो यहाँ पर भी पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? SN2 की बात करें चाहे SN1, सब्स्टिट्यूशन में लोअर होता है और यहाँ पर हायर होता है। अब हायर चाहे E2 की बात करो E1 की, दोनों में हायर ही होता है। तो देखो कुछ बहुत सारी सिमिलरिटी मिली और कुछ हमें डिफरेंस मिला बेटा, है ना। तो मेन डिफरेंस तो यही है न्यूक्लियोफाइल का और बेस का बेटा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम चीजें सेम होती है, तो ट्राई करना। तो E2 का मतलब क्या बेटा कि एलिमिनेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप एलिमिनेशन होता है। तो पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, कौन सा बेटा? इट इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। इट इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना बेटा। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है बेटा। दूसरा, जब सिंगल स्टेप में होता है तो सिंपल क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बेटा, नो इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटाइन और नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बेटा? नो इंटरमीडिएट,
चाहे इसको आप इधर थर्ड पॉइंट करके लिख सकते हो, ये ऑल्सो भी लिख सकते थे। यहां पर बेटा नो इंटरमीडिएट, हैंस नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट, हैंस नो रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा। अब चलो हम रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिएक्शन की। थोड़ा रिएक्शन किस तरह से होता है देखो बेटा ना, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक। अगर हम बात करें एक यहां पर क्या बेटा, इसकी जो दो बाकी वैलेंसी वो एज इट इज, इसकी दो बाकी वैलेंसी है वो एज इट इज। अब हम समझते हैं इसको, जैसे मान लो कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। हमने किसको कंसिडर किया बेटा? ये एल्किल हैलाइड को हमने लिया है। हम किसके एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं? अल्किल हैलाइड। अच्छा, एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल से हमने क्यों समझा इसको? क्योंकि चैप्टर ही एल्किल हैलाइड है ना। जब एल्कोहल वाला होगा तब वो एल्कोहल वाला लेंगे, तो एल्किल हैलाइड इसलिए लिया क्योंकि चैप्टर भी वही है बेटा। अब देखो रिमूवल कैसे होगा। अच्छा, मैंने ये दोनों ऊपर बनाया है ना, इसको भी कई बच्चे सोच रहे हैं ऊपर क्यों बनाया। उसका एक रीजन है बेटा, बहुत बढ़िया। रीजन क्या है कि जो एलिमिनेशन होता है, दो एटम जो एलिमिनेट होते हैं वो एक ही कंडीशन में एलिमिनेट हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि वो दोनों एटम एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या होना चाहिए बेटा? एंटी पेरीप्लेनर। अब एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या है? पेरीप्लेनर मतलब वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, बट एंटी मतलब 180 डिग्री एंगल होना चाहिए बेटा। तो देखो हाइड्रोजन और हेलोजन तो प्लेन में है ना, इन द प्लेन ऑफ पेपर, बट अपोजिट होना चाहिए। ये इस तरफ तो ये इस तरफ, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। इस बात को मैं अलग से भी नोट करवा दूंगा बेटा, है ना। अभी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप ज्यादा ना सोचो कि ये कैसे बनाना है। कई बच्चे इसको इस तरह भी बना देते हैं, तो याद रहे बेटा, बनाने में आप कहीं भी बना सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि एंटी वाले ही रिमूव होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो अब होगा क्या बेटा कि यहां से मान लो कोई भी बेस अटैक करेगा, किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। तो अब बेस का कौन सा पार्ट अटैक करता है बेटा? बेस का, जैसे अगर हम एल्कोहलिक KOH की बात कर लेते हैं, तो एल्कोहलिक KOH में OH माइनस अटैक करेगा। इट मीन्स जो भी आप बेस लोगे उसका नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस के लिए बेस अटैक करेगा, इसलिए मैं उसको B लिख दिया, और नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इसलिए मैंने क्या लिख दिया? माइनस। और आप जानते हो कि लोअर पेयर तो डोनेट करेगा है ना। तो यहाँ पर ये B माइनस क्या करेगा बेटा? इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ये B क्या है बेटा? बेस के लिए यूज किया है। तो जैसे ये B माइनस अटैक करेगा बेटा, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर ये कार्बन क्या करेगा कि ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन ने बॉन्ड जब इसके साथ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये कार्बन को बॉन्ड बनाना है। तो जब इस कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो ये हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा, है ना। ये हेलोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और बाद में क्या होगा? HX रिमूव हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, कैसे हुआ यहाँ पर बेटा? आप ध्यान से देखना, ये और जो ये सब कुछ होगा ये बहुत स्लो स्टेप में होगा, धीरे धीरे होगा बेटा ना। ये यहाँ से क्या होगा? बहुत स्लो स्टेप में होगा, और ये स्टेप स्लो है इसलिए इसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन को, स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर देखो जो बेस है बेटा, ये OH माइनस है, वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को ये बेस ले लेगा अपने साथ, ठीक। तो फिर ये कार्बन क्या करेगा? इस बॉन्ड की जगह पे अपना ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट कर देगा, है ना। हाइड्रोजन चला गया तो ये अपना बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा। तो अब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो ये कार्बन बॉन्ड किससे बनाएगा? इससे बनाएगा ना। तो इसलिए वो जो हेलोजन था वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, और यहाँ पे बॉन्ड टूटने वाला है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट आप दिखाओगे, ट्रांजिशन स्टेट दिखाओगे, उसमें कैसे दिखाएंगे बेटा? देखो, ये दो वैलेंसी एज इट इज है ना, और ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा ये हो रहा है कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट होने वाला है, एक चेंज यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनने वाला है, एक चेंज यहाँ पर, और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर डिसोसिएट होने वाला है। तो इस तरह से ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और आप जानते हो जैसे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो तो अनस्टेबल होती है, फास्ट
और फिर बहुत जल्दी क्या होगा कि जो भी ये चेंजेस है वो हो जाएंगे। तो चेंजेस होने के बाद क्या होगा बेटा, ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह कम है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक। और यहाँ पर एक्स निकलेगा बेटा किसकी फॉर्म में, एक्स माइनस की फॉर्म में, है ना बेटा। कैसे निकलेगा वो, एक्स माइनस की फॉर्म में। अच्छा जो OH था इसके साथ तो कौन लगा हुआ है अभी, ये बी माइनस है ना बेटा, इसको कौन दे रहा है, बी माइनस, ठीक। चलिए एक्स माइनस निकल गया बेटा, ये आपका निकल गया, और इसके साथ ये एक्स माइनस आपका निकल गया, और ये एच, और ये एच जो है वो बी के साथ बॉन्ड हो गया, है ना बेटा। ये एक्स माइनस भी निकल गया और ये एच जो है वो बी के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक। अब बाद में क्या होगा कि बाद में जो एक्स माइनस और ये एच बी रिएक्शन करेगा ना बेटा, तो एच एक्स बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, एच एक्स, और जो बी माइनस है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो कॉपी कर लीजिए, ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं बेटा, किस तरह से रिमूव हो रहा है वो मैंने समझाया बस आपको ना। चलिए तो अगर हम बात करें ये जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, तो हम जानते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट कौन से, तो रिएक्टेंट कौन से बेटा, जो स्लो स्टेप में यूज आए हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूज आए हैं। तो अभी आपको यह पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज आए बेटा, एक तो खुद आपका एल्किल हैलाइड यूज आया है ना, और दूसरा आपका खुद बेस बेटा, कौन यूज आया है आपका, बेस, बी माइनस याद है ना आपको, तो बेस यूज आया है बेटा ना। इन दोनों का भी ऑर्डर 1 ही है बेटा, ठीक है। चलिए तो रेट जो है E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो E2 रिएक्शन की रेट क्या होगी बेटा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, रेट ऑफ E2 reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide and concentration of base, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन, तो देखो एल्किल हैलाइड का एक ऑर्डर, बेस का एक ऑर्डर, तो रिएक्शन का टोटल ऑर्डर कितना आ गया, 2। अच्छा मोलिकुलरिटी कितनी हुई इस रिएक्शन की, मोलिकुलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन, तो देखो बेटा कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, स्लो स्टेप में हम बात करें, स्लो स्टेप में, तो स्लो स्टेप में एक तो बेस ने किया और एक RX ने किया, तो इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी बेटा, 2 मोलिकुलरिटी। देखो सेम SN2 जैसा ही है, SN2 में भी यही होता था, है ना, सेम यही होता है, बस बेस की जगह पे वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, ऑर्डर भाई 2 होता था इसलिए, है ना, और मोलिकुलरिटी 2 होती है इसलिए इसको बाई मोलिकुलर बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें सेम है बेटा, है ना। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें कि जो रेट है, तो देखो इसमें इंटरमीडिएट तो कोई खास बनता नहीं है बेटा, इंटरमीडिएट कोई खास बनता नहीं है, तो सिंपल ऐसा मान लो कि जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनी है, तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी जो बनी है, तो वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ लिखने के लिए लिख रहा हूं, इतना कोई काम में नहीं आता है बेटा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा लिख रहा हूं, कभी काम में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी ज्यादा काम में नहीं आता। रेट मतलब स्पीड की, ये जो रेट है वो क्या है बेटा, स्पीड है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वैसे तो इतना कोई ज्यादा काम नहीं आता, फिर भी कभी कभार आपको 1-2 एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिलेगा, वो मैं बता दूंगा। तो इतना सब हो गया बेटा। अब दूसरा आता है रिएजेंट, क्या आते हैं बेटा, रिएजेंट कौन कौन से यूज करेंगे, तो अब मैं वो लिखवा देता हूं आपको, ये कॉपी कर दो। अब जो E2 एलिमिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो अब देखो एल्किल हैलाइड जो है, यानी कि HX का रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो HX के रिमूवल के लिए यहां पर क्या यूज किया बेटा आपने, बेस। अटैक किसने किया था बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर बेस ने अटैक किया था, और वो बेस क्या होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर अगर बात करें कि नेचर ऑफ बेस क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ बेस क्या होना चाहिए, तो जैसे SN2 में क्या होता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, तो मैं कंपेरिजन भी कर रहा हूं बेटा साथ साथ, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस
स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शन, है ना बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शन। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपका बहुत काम में कम कर दे रहा हूं बेटा ना। अब स्ट्रॉन्ग बेस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हो सर कौन कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस या मतलब वो रिएजेंट जिनकी प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होगा बेटा। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बोलूं या इनको मैं बोलता हूं बेटा रिएजेंट, रिएजेंट जो कि HX को रिमूव करवाते हैं। तो देखो पहला तो आता है बेटा एल्कोहोलिक, एल्कोहोलिक या तो KOH दे सकता है या एल्कोहोलिक NaOH, दोनों में से एक देगा बेटा वो, या तो एल्कोहोलिक KOH है ना, एल्कोहोलिक KOH और NaOH, या तो एल्कोहोलिक KOH या फिर एल्कोहोलिक NaOH, ये हो सकता है। या फिर ये नहीं तो क्या हो सकता है बेटा नंबर 2 बेस, नंबर 2 कौन सा NaNH2, क्या बेटा NaNH2, सोडामाइड इसको बोलते हैं बेटा हम, सोडामाइड इसको क्या बोलते हैं, सोडा अमाइड बोलते हैं इसको। तो सोडा अमाइड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस में ही आता है बेटा, इसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है बेटा HX का रिमूव होता है ना। अगला आता है बेटा तीसरा LDA। अब LDA क्या है, एक होता है बेटा LDA, अब LDA क्या है, इसका मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं LITHIUM, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, है ना बेटा, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये LDA। एक बल्कि बेस होता है बेटा, LDA क्या होता है बल्कि बेस होता है। अगर हम बात करते हैं मैं लिख देता हूं, देखो ये अमाइड, अमाइड की बात चलिए बेटा, तो एक तो देखो लिथियम, लिथियम होता है Li, लिथियम जो है वो होगा Li+, और अमाइड के लिए नाइट्रोजन, और आइसोप्रोपाइल जो है उसको आप इस तरह से आप बना सकते हो। ये जो मैंने बनाया ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लिथियम पॉजिटिव और N नेगेटिव, जो अमाइड है उस पे ये 2 ग्रुप लगेंगे बेटा ना। अच्छा ये ग्रुप क्या है मैं समझा देता हूं आपको, इससे तो आपको मुश्किल समझ में अगर आ जाए तो अच्छी बात है। देखो ये CH और एक CH3 और एक CH3, इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, फिर ये CH फिर CH3 और ये CH3, तो देखो ये भी आइसोप्रोपाइल ये आइसोप्रोपाइल, तो डाई आइसोप्रोपाइल है ना, और किस पे बेटा लिथियम पे, और जो N होगा इसको हम क्या बोलेंगे अमाइड। चलिए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो एल्कोहलिक KOH एक तो ये हो गया, दूसरा NaNH2 हो गया, तीसरा LDA हो गया बेटा। एक और होता है 4th नंबर पे, बट आप इनको कॉपी कर लो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। चलिए इनमें से कोई भी हो सकता है, ज्यादातर तो यही काम में आता है बेटा, है ना, कॉपी कर लो। अच्छा रिएजेंट जो इनका काम क्या है वो लिख दो यहां पर, इनका काम क्या है, रिमूवल ऑफ HX, क्या बेटा इनका काम क्या है, रिमूवल ऑफ HX सबका ही। एक आता है बेटा 4th, तो एक 4th होता है, ये 4th बहुत जगह काम आता है बेटा। 4th रिएजेंट को भी आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, है HX रिमूव करवाने का। ये होता है RONA इन प्रेजेंस ऑफ ROH, क्या बेटा RONA इन प्रेजेंस ऑफ ROH। अब देखो ये किस तरह से हो सकता है, R की जगह मान लो आपने मिथाइल यूज कर लिया तो फिर क्या हो गया CH3ONA इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, ये दोनों सेम है बेटा R, है ना। या फिर मान लो आपने इथाइल नहीं, आपने क्या यूज किया, इसकी जगह पे एक कार्बन की जगह पे 2 कार्बन, मिथाइल की जगह पे आपने इथाइल यूज किया, तो देखो क्या हो जाएगा CH3CH2ONA और फिर CH3CH2OH। तो वो देखो वो ऐसे दे सकता है, ऐसे नहीं तो फिर वो ऐसे दे सकता है, ऐसे नहीं तो फिर वो ऐसे दे सकता है। और कौन सा R यूज कर सकता है, R तो है ना बेटा, और R यूज कर सकता है बेटा CH3 फिर एक कार्बन फिर CH3 फिर CH3 फिर आएगा ONA, है ना। और आप जानते हो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R की जगह पे ये भी यूज कर सकता है ना।
तो और इसको कैसे लिख सकते, अगर आप चाहो तो देखो एक कार्बन है ना बेटा, ये एक कार्बन और इस कार्बन पे कितना CH3, 3 CH3, तो CH3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स OH, तो ये एक ही चीज है बेटा, है ना। या तो RON है, ROH, और R जो है वो क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है। तो इनमें से आपको ये सब रिएजेंट एक ही है बेटा ना। तो ये भी क्या काम करता है, इसका भी काम क्या है बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में ही आते हैं सब, है ना। ये क्या आते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरी बात, अगर मैं, ये तो सब स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये जो है, याद रखना बेटा, बल्कि बेस है। ये क्या है, बल्कि बेस है। स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन बल्कि क्यों, क्योंकि देखो CH3, 3 CH3 यहां पर, 3 CH3 यहां पर, तो ये बल्कि बेस में आता है। कौन आता है बेटा, ये सिर्फ बल्कि बेस में आता है। और एक ध्यान रखिए बेटा, जो भी मैंने LDA किया था, LDA के यहां पर भी आप लिख लें बल्कि बेस, नोट डाउन कर लेना बेटा, LDA के यहां भी बल्कि बेस, क्योंकि बल्कि बेस का भी एक अलग से कंसेप्ट होता है, वो भी अभी 1-2 लेक्चर में आ जाएगा। तो LDA भी बल्कि बेस होता है और ये वाला भी बल्कि बेस होता है बेटा, ठीक है। और बाकी ये सब जितने भी मैंने अभी लिखे हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हेलोजन का डिहाइड्रो हेलोजनेशन होता है। सिंपल क्या होता है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। तो रिएजेंट की बात हो गई है ना, 1 बाय 1 सब टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अपना टॉपिक था बेटा बेस की बात कर रहे थे ना, कि बेस कौन से होते हैं बेटा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा, तो मैंने भी आपके सामने लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, है ना। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो एलिमिनेशन उतना ही बढ़िया होगा बेटा ना। तो गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स E2 रिएक्शन, है ना बेटा। जैसे कि मान लो आपके पास अगर आपके पास क्या हो, एक एल्किल आयोडाइड हो, एक एल्किल ब्रोमाइड हो, एक एल्किल क्लोराइड हो और एक एल्किल फ्लोराइड हो, तो जो एलिमिनेशन की रेट होगी, रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन किस में ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा बेटा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का। क्यों, क्योंकि आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। ये मैंने अभी याद हो आपको अल्फा एलिमिनेशन 1,1 एलिमिनेशन में भी बताया था बेटा, वहां पे 3 हेलोजन थे, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, बट रिमूव कौन हुआ था, आयोडीन। क्यों, क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप था, ठीक। अगला पॉइंट आता है बेटा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या बेटा, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड की नेचर क्या होनी चाहिए। तो अभी तक देखो मैंने जो पॉइंट देखे हैं वो SN2 से मैच करते हैं, लेकिन याद रखना बेटा ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा क्या है, अलग है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एलिमिनेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो अब एलिमिनेशन किसका ज्यादा होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा, भीड़ भाड़ होना। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इट मीन्स जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, इट मीन्स जैसे इथाइल मिथाइल ग्रुप होंगे, R होगा, तो रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा तो एलिमिनेशन भी उतना ही इजी हो जाएगा बेटा, है ना। तो हम बात करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। किसकी बात करें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री का मतलब 3R ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा है। तो 3R ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर एलिमिनेशन जल्दी होगा। जैसे अभी हम बात करें, अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी हम बाहर मार्केट में जाते हैं सामान लेने, तो मार्केट में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो हम फटाफट से वहां से निकल लेते हैं, है ना। वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकते हम, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना बेटा। तो सेम चीज यही है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, है ना, यानी कि 3 डिग्री वाला, तो वहां पर एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा बेटा, E2, दोनों में बहुत डिफरेंस करता है बेटा, है ना। तो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड जो है, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें रेट की, तो रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना बेटा। जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी एलिमिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। और आप जानते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना बेटा, क्या ध्यान से देखना, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रेट ऑफ E2 इंक्रीजेस। तो यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पहले करेगा,
फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर सिंपल CH3X, है ना बेटा। तो ये रेट होगा। तो ये पॉइंट जो है इसको याद रखिएगा बेटा, कर दीजिए। अगला पॉइंट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट इफेक्ट, या फिर ऐसा समझो कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो E2 रिएक्शन करवाएगा बेटा। तो जैसे SN2 में किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, पोलर एप्रोटिक, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटिक हुआ तो प्रोटिक क्या करता है, खुद H+ रखता है अपने पास। तो H+ रखने की वजह से क्या होगा, H+ रखने की वजह से क्या होता है कि बेस जो है ना, वो बेस अपने लोन पे उस प्रोटॉन को ही दे देगा, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, वो वीक पड़ जाएगा, है ना। इसलिए, लेकिन यहां पर E2 की अगर हम बात करें तो E2 कौन करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस किस में होते हैं, एप्रोटिक में। तो जो सॉल्वेंट इफेक्ट के लिए तो इतना सा याद रखना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स E2 रिएक्शन। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे बेटा, दैट इज जैसे कि डायमिथाइल फ्लोराइड, डायमिथाइल एसिटामाइड, है ना, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, एक एसीटोन भी होता है। ये चीजें याद रखना बेटा, एक्सेट्रा। ये वही है बेटा, सिमिलरली SN2, जैसा SN2 में होता था ना बेटा, वैसे ही यहां पर E2 में भी होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट आता है बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन में हाई टेम्परेचर होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा, ना। हाई टेम्परेचर होगा मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी एलिमिनेशन होता है। और जो जिसमें हम हीट देते हैं उसमें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, एलिमिनेशन reactions are endothermic, है ना। क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, hence high temperature फेवर्स E2, है ना, हाई टेम्परेचर फेवर्स E2 रिएक्शन बेटा। ठीक, चलिए, तो ये E2 रिएक्शन थी। E2 रिएक्शन की मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताई, उसकी रेट पे कैसे डिपेंड करेगी वो भी मैंने बताया, है ना, कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा करेगा, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बेस क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, है ना बेटा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। तो इतने सारे तरीके हैं पता लगाने के कि E2 रिएक्शन है या कौन सी है ना। चलिए, अब अगला एक टॉपिक यहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि मैंने कहा था कि जो एलिमिनेशन होता है वो किसका होगा बेटा, कौन से एटम रिमूव होंगे, एंटी पेरी प्लेनर वाले एटम। और एंटी पेरी प्लेन का मतलब कि वो सेम प्लेन में हो बट एंटी हो, यानी कि अपोजिट 180 डिग्री का एंगल हो। तो हम वो भी यहां पर क्लियर कर देते हैं ना बेटा। हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को से लेकर बड़े से बड़े पॉइंट को भी हम कवर करेंगे। चलिए, तो इसको हम ऐसा लिखते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आ जाती है, यहाँ पर किसकी बात आ जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इतनी सी है बस कि जो एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है बेटा, एंटी पेरीप्लेनर वाले एटम का होता है। इट मींस एक तो देखो हाइड्रोजन हो ही गया आपका, कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन। उसके बाद में जो भी लिविंग ग्रुप होता है, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, जो भी लिविंग ग्रुप होता है वो और हाइड्रोजन दोनों क्या होना चाहिए बेटा, एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, बोथ एटम या ग्रुप, बोथ एटम या ग्रुप, कौन कौन बेटा, एक तो हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप, है ना बेटा,
should be anti-periplanar, should be anti-periplanar। और anti-periplanar का मतलब क्या है? अबे anti-periplanar का मतलब क्या है? इसका मतलब है that is hydrogen and leaving group should be in the same plane, है ना बेटा? प्लेन क्या होना चाहिए? in the same plane and 180 डिग्री अपोजिट। ठीक है बेटा? तो क्या होना चाहिए कि प्लेन सेम होना चाहिए और 180 डिग्री पे होना चाहिए बेटा, है ना? चलिए, जैसे कि एक अगर नीचे की तरफ हो तो एक तरफ ऊपर की तरफ होगा, या फिर एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा। समझ रहे बात को? एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बट प्लेन सेम होना चाहिए बेटा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात करें, देखो एक तो प्लेन होता है प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लेन ऑफ पेपर को इस लाइन से दिखाया जाता है, तो ये लाइन के साथ में ये वाले लाइन वाला ही रिमूव होगा। लेकिन मान लो अगर आपको इस तरह से दिखाया जाए, ये इस तरह से, तो आप जान लो ये जो है बेटा, ये तो कौन सा वाला है? एबोव द प्लेन, और एबोव द प्लेन के अपोजिट में कौन सा होता है? बिलो द प्लेन। तो याद रखना बेटा, इस वाले के साथ में हमेशा ये वाला, इस वाले के साथ में हमेशा ये वाला एलिमिनेट होगा, और इस वाले के साथ में हमेशा ये वाला रिमूव होगा, बट ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा? अपोजिट होना चाहिए। ये वाला क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। वो तो टाइम के साथ साथ मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, है ना? चलिए, अभी कॉपी कर दीजिए। थोड़ा सा चलिए हम देखते हैं बेटा, देखो कौन कौन से रिमूव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया है कार्बन, एक कार्बन, है ना? बाकी दो वैलेंसी पे कुछ भी हो सकता है। अब देखो एक हाइड्रोजन इधर है और एक है लिविंग ग्रुप। अब देखो हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? इन द प्लेन ऑफ पेपर, और लिविंग ग्रुप भी क्या है? इन दी प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन तो सेम है, लेकिन अब दूसरे अपोजिट भी है, तो यहाँ पर कैन बी एलिमिनेट, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना बेटा? यहाँ पर अगर हम लिखे एलिमिनेशन होगा कि नहीं, तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन और ए लिविंग ग्रुप। देखो हाइड्रोजन भी प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये भी इन द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे पता लगा मुझे? इस वाले जो बॉन्ड बनाते हैं उसका मतलब है इन द प्लेन ऑफ पेपर ही है। ठीक है। चलिए, तो और ये दोनों लेकिन सेम है बेटा, अपोजिट नहीं है, तो यहां पर एलिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो एक ही आपके मान लो इस तरह से बताया गया, है ना? तो देखो ये भी इसी तरह से बताया गया, तो अब ये बताओ कि रिमूव होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो दोनों सेम साइड में ही हो गया, ये दोनों सेम साइड में हो गया तो रिमूव नहीं होगा। तो अब ऐसा नहीं हुआ बेटा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये डार्क वाला है ना, वेज डेस वाला फॉर्मूला आता है, तब इसमें सिंपल यही देखना होता है कि ये क्या है? एबोव द प्लेन, ये क्या है? बिलो द प्लेन। और आपको पता होना चाहिए, आप जानते हो एबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों एक दूसरे के एंटी ही होते हैं, है ना बेटा? तो एंटी हो गया, और एबोव द प्लेन इट मीन्स ये भी स्पेस में, बिलो द प्लेन ये भी स्पेस में, है ना बेटा? 3D में, तो दोनों सेम प्लेन में हो गए और अपोजिट भी है। तो याद रखना बेटा, यहां पर एलिमिनेशन, यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ याद रखना कि इसके साथ ये वाला रिमूव होता है या इसके साथ ये वाला रिमूव होता है। और रही बात इन सिंपल लाइन की, तो इनमें क्या होना चाहिए बेटा? अपोजिट होना चाहिए। ठीक। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात थी, कॉपी कर लीजिए। अब और एक इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात रहेगी। अब आप जानते हो यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा 1,2 एलिमिनेशन, उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और कई बार क्या होता है कि एल्कीन एक से ज्यादा बन सकता है, एल्कीन एक से ज्यादा बन सकता है। तो जब एक से ज्यादा एल्कीन अगर बनेगा तो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? बता चुका हूं मैं, कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन में ये तो कहा था
कि वो एल्कीन जिसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है बेटा, है ना। या फिर इसको एक सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं, सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं या जेत्सव रूल भी बोलते हैं। तो वो रूल उसने क्या बोला था बेटा कि वो एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि जिसके पास अल्काइल पार्ट ज्यादा होगा, है ना, वो वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो दोनों का कहना ही सेम है बेटा, है ना। आप अल्फा हाइड्रोजन से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्ट होगा बेटा, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, एल्कीन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एल्कीन होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें कब बेटा, व्हेन मोर देन वन एल्कीन फॉर्म्ड, व्हेन मोर देन वन एल्कीन फॉर्म, जब एक से ज्यादा एल्कीन फॉर्म हो रही है बेटा प्रोडक्ट में, तो स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, देन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, सेट-जेफ रूल से। कौन सा रूल बेटा, सेट-जेफ रूल, या इसको जेत्सव रूल भी बोलते हैं, जैसे सेट-जेफ या जेत्सव, है ना, दोनों एक ही चीज है बेटा। आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप यूज कर सकते हो, जेत्सव भी बोलते हैं या सेट-जेफ भी बोलते हैं। सेट SAYFZEFF ऐसा कुछ करके बोलते ना, जेत्सव या सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं इसको। तो इसने क्या बोला था बेटा कि वो एल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे मान लो देखो अब यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा, है ना। और मान लो कि यहाँ पे भी R हो, यहाँ पे भी R हो, यहाँ पे भी R हो, यहाँ पर R नहीं H हो बेटा, है ना। तो इसके 3 सब्स्टिट्यूटेड, इसके 4 सब्स्टिट्यूटेड। तो जो एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। पर देखो इस रूल को, ये जो उसने रूल बोला है वो याद करने के लिए आप याद कर लेना, ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कि जेत्सव रूल क्या होता है, अभी मैं बता भी दूंगा। बट आपको जब भी पता करना हो बेटा कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये जेत्सव रूल में आपको लिख देता हूं, यहां पर क्या बोलता है, when more than one alkene are formed, है ना बेटा, more than one alkene are formed, then alkene with more number of alkyl group on double bond carbon is more stable, है ना बेटा, is more stable। और जो more stable होता है एंड मेजर प्रोडक्ट, वही क्या बनेगा बेटा, मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जब एक से ज्यादा एल्कीन फॉर्म हो तो वो एल्कीन जिसके पास क्या होगा बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, किस पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, वो मेजर। चलिए अब देखो सेट-जेफ रूल के लिए बेटा, उसको समझने के लिए मैंने आपके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ना बेटा, मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कंटिन्यू में एग्जाम्पल है। तो क्या करना आपको, जैसे आपसे बोला जाए कि बताओ इतने सारे में सब में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं। तो इसमें देखो आप कि इस एल्कीन में देखो एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल, 3 और 4 अल्काइल ग्रुप है, और इसमें कितने अल्काइल, 1 अल्काइल, 2 अल्काइल और 3 अल्काइल। तो सेट-जेफ ने क्या बोला बेटा कि जो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप कंटेन करेगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये वाला एल्कीन, ठीक। तो ये इस तरह से सेट-जेफ रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। पर जो मैं सजेशन दूंगा तो बेटा आप सेट-जेफ रूल जो है वो तो याद करने के लिए कर सकते हो, बट आप जाना बेटा अल्फा हाइड्रोजन से।
जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिया है। आप हमेशा सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है बेटा, तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। और यहाँ पर आप देखो कि अल्फा से जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 कितने बेटा, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड को तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पर एक CH3, फिर CH3, फिर CH3। तो देखो 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन और 9 अल्फा हाइड्रोजन में कौन ज्यादा स्टेबल बेटा, 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं देखो तीनों मॉलिक्यूल। इन तीनों में बेटा देखो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड को बॉक्स कर दिया, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद कर दिया, तो 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन तीनों में हम बात करते हैं, 5 आपको दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 में बेटा कौन ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया, अब ये हो जाएगा ना। अब इसके बाद कौन आएगा, क्योंकि इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6 है ना। तो देखो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों को अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों में सेम ग्रुप क्या है बेटा, अपोजिट साइड, और इसमें सेम ग्रुप सेम साइड। तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांस एल्कीन। सिस ट्रांस पढ़ चुके हो ना, और सेम वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस एल्कीन। तो ट्रांस में क्या होता है बेटा कि जो ग्रुप है वो दूर दूर है, दूर दूर है तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से याद रखना बेटा कि ट्रांस एल्कीन के कंपैरिजन में सिस एल्कीन के कंपैरिजन में ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन सेम होता है बट रिपल्शन की वजह से ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें कम रिपल्शन होता है बेटा, है ना। लेकिन इसमें एटम पास पास है तो ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये वाला की क्या होगी बेटा, है ना। तो एक्चुअली क्या है बेटा कि इसमें भी कार्बन तो 6 ही है, लेकिन देखो दोनों अल्फा कार्बन जो है ना बेटा, दोनों अल्फा, या मैं बोलूं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन की बात करो, या जो 2 अल्फा कार्बन है वो सेम कार्बन से है। 2 अल्फा कार्बन जो है वो सेम कार्बन पे है बेटा, है ना। जबकि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है वो अपोजिट वाले पे है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, याद रखना बेटा कि अगर दोनों अल्फा कार्बन एक पे ही है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, किसके कंपैरिजन में, अलग अलग वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखना इस वाले एग्जाम्पल को। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखा है बेटा, ये वाले का क्या है बेटा, इसमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले है ना, तो आप कॉपी कर लीजिए बेटा। ये 12 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 9 और 6 वाले में जो पहले एक साइड एक ही कार्बन पे दोनों वाला ज्यादा स्टेबल, फिर ट्रांस, फिर सिस और फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये थी बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। क्या थी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। चलिए जिसको कॉपी कर दीजिए। चलिए तो ये स्टेबिलिटी की भी बात हो गई है बेटा, है ना। अब आपने सब कुछ कर लिया है, अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन के बातें एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कि किस तरह से रिएक्शन होगी। तो देखो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है CH3, CH2 और Cl। आपके पास क्या बेटा, CH3, CH2, Cl, और आपको दे दिया जाए कि आपको एल्कोहलिक KOH दिया है, गर्म कर दिया, तो बेटा प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए बेटा कि एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है। एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है बेटा, एलिमिनेशन करवाता है ना बेटा। किसका एलिमिनेशन, HX का, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ये हेलोजन है बेटा ना, तो इस कार्बन से तो हेलोजन जाएगा, तो बाजू वाले कार्बन से कौन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा बेटा। कौन निकल जाएगा, HCl। और यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल CH2। और यहां भी क्या चला गया बेटा, Cl। तो ये एक बॉन्ड पहले से था और क्या बचेगा, CH2। तो यहां से हाइड्रोजन गया और यहां से Cl गया, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होकर यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो था बेटा, ये था इथाइल क्लोराइड। ये क्या था आपके, इथाइल
क्लोराइड था आपके बेटा, और इथाइल क्लोराइड से आपका क्या बन गया बेटा, इथीन। ठीक, तो इतनी सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। मैकेनिज्म की बात करें तो एल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द एलिमिनेशन रिएक्शन इज E2। ठीक, चलिए तो एग्जांपल नंबर ये हो गया बेटा। ये अगला आता है बेटा एग्जांपल नंबर 2, CH3CH। देखो ये हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वाला बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कहां से निकला, बीटा वाले से, उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, या फिर 1,2 एलिमिनेशन। ठीक, चलिए तो अगला एग्जांपल आता है CH2CH CH3Cl। ठीक बेटा, अच्छा इसका नाम की बात करो, सबसे पहले इसका नाम देख लो। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, जहां से हेलोजन पास में, तो नंबरिंग करेंगे कहां से करेंगे बेटा, 1 2 3 4, उसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरो CHLORO 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो ब्यूटेन। या फिर देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा वो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी, बाकी तो फिर 4 कार्बन ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये 2 नाम है बेटा इसके, ये आप जानते हो, ये IUPAC नेम होगा और ये कॉमन नेम होगा, है ना, तो दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब बात आ रही है कि इसकी रिएक्शन जो है, आपने बोल दिया कि इसकी रिएक्शन किससे कर दिया बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ आपने गर्म कर दिया। तो एल्कोहलिक KOH के साथ आपको गर्म करते हैं, एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, गर्म क्या है, एलिमिनेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। तो देखो ये जो हेलोजन है ये इस कार्बन पे है बेटा, तो यहां से हेलोजन निकलेगा। अब जो हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकालोगे, है ना बेटा, क्योंकि अगर आप देखो इसको आप अल्फा बोल रहे हो, तो अल्फा के एडजेसेंट कौन है, अल्फा के एडजेसेंट तो ये भी है, और अल्फा के एडजेसेंट तो ये भी है, तो बीटा कार्बन ये भी हुआ और बीटा कार्बन ये भी हुआ, और हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकलता है, तो आप इससे निकालोगे कि इससे, मिल गई 2 चॉइस, है ना बेटा, तो आपको क्या करना है कि दोनों से ही निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरीन तो यहां से जाएगा, और इस बार क्या करते हैं कि हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इन 2 कार्बन के बीच में। देखो CH3 है ना बेटा, फिर ये यहाँ पे क्या किया बेटा, CH2 की जगह पे क्या आ जाएगा, CH, उसके बाद यहाँ पर ये Cl भी निकल गया, तो क्या बचा CH, और ये CH3 एज इट इज, और जहां पर ये Cl और CH2 निकला वहां पर बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार तो यहां से निकाला, अब एक बार क्या करते हैं कि Cl तो यहां से रहने देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं, तो डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा बेटा ना, यहाँ पे आएगा। तो एक अगला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3 CH2 एज इट इज, यहाँ पर ये CH बेटा, और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा तो CH2, तो डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, है ना बेटा। देखो Cl तो यहां से फिक्स है ही सही। दूसरा कि जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपके पास 2 चॉइस थी, तो 2 प्रोडक्ट आपके पास बन गए। बट आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है, तो आप जानते हो कि मेजर की बात करें तो आप क्या करो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। तो देखो ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर बॉक्स कर दिया जाए तो ये अल्फा बचा, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें डबल बॉन्ड वाले को बॉक्स कर दिया जाए तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो 3 कितना बचा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और आप जानते हो कि जो ऊपर वाला है इसमें तो ये तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है ना बेटा। ये क्या है आपका 2 ब्यूटीन, ये क्या बना ऊपर वाला बेटा 2 ब्यूटीन, है ना। और ये क्या बना, ये वाला कौन सा 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे ब्यूटीन आएगा, तो ये क्या बना बेटा 1 ब्यूटीन। और आप जानते हो कि 2 ब्यूटीन जो है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है बेटा। 2 ब्यूटेन के 2 कौन से होते हैं बेटा, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। और सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा, ट्रांस। तो ज्यादा स्टेबल जो होगा वो मेजर बनेगा, है ना बेटा। तो एक तो होगा सिस 2 ब्यूटीन और एक होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो मेजर कौन सा होगा बेटा, ट्रांस 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा।
तो इस तरह से एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन कोई खास बात नहीं है बेटा, है ना। एलिमिनेशन तो बहुत इजी है, चॉइस के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो और प्रोडक्ट में पहचान लेना कौन ज्यादा स्टेबल है। कॉपी कर दीजिए। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 3। देखो अपना अगला एग्जांपल है बेटा CH3 CH, यहां पे आएगा बेटा क्या आएगा Cl और यहाँ पर CH3। वही आपको वापस क्या दिया गया है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म कर दिया। तो आप जानते हो ये क्या कराएगा, एल्कोहलिक KOH HX रिमूव कराएगा बेटा ना। तो देखो हेलोजन तो यहां से जाएगा, अब हेलोजन यहां से जाएगा तो ये अल्फा हो गया, अल्फा के एडजेसेंट वाला यहाँ पे बीटा हो गया, अल्फा के एडजेसेंट वाला यहाँ पर बीटा हो गया। तो देखो हाइड्रोजन आप यहां से भेजोगे तो देखो मान लो एक बार यहां से और एक बार यहां से, तो वैसे चाहे यहां से निकालो बेटा चाहे यहां से, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जब बना के देख लीजिए आप। तो एक बार यहां से हाइड्रोजन निकाला तो देखो CH2 हो ना, और यहां से बचेगा CH और डबल बॉन्ड इसके बीच में बन जाएगा, इधर का CH3 एज इट इज। अब मान लो कहीं बच्चे यहां से निकाल के भी देखते हैं तो देख लो यहां से निकाल लो बेटा। तो देखो इधर का CH3 एज इट इज, ये CH पे से तो Cl चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो आप मेरे को बताओ कि ये दोनों अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं है बेटा, एक ही है, क्योंकि नंबरिंग हम कहां से करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो इसकी नंबरिंग 1, 2 और 3। तो क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा बेटा, प्रोपीन। और प्रोपीन में एक नंबर पे डबल बॉन्ड। यहां से अगर आप करते हो तो डबल नंबरिंग यहां से होगी, तो ये भी वही 1 प्रोपीन। तो दोनों सेम है बेटा इस केस में ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा जिसका नाम है प्रोपीन। और ये प्रोपीन जो बना यही खुद अकेला क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो CH3, उसके बाद ये C, ऊपर है बेटा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आता है Cl। ठीक, और आपको दे दिया बेटा यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, E2 यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से दिया, गर्म कर दिया। तो आप जानते हैं एल्कोहलिक KOH क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिएक्शन कौन सी होगी, E2 रिएक्शन, यानी कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो देखो अब जैसे यहाँ पे Cl जाएगा तो ये कार्बन से तो Cl चला जाएगा। अब बाकी कहां से जाएगा बेटा, ये अगर अल्फा यहां से जा रहा है तो बीटा, एक तो ये बीटा हुआ और एक ये वाला बीटा हुआ, है ना। तो आप बना दो प्रोडक्ट इसके जो बनेंगे। तो इसके 2 प्रोडक्ट इसके आंसर में नीचे लिख रहा हूं बेटा। तो एक बार में इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से ये क्लोरीन, देखो क्या बनेगा, CH3, ये CH3, यहां से हाइड्रोजन चला गया बेटा, है ना, और ये डबल बॉन्ड बन गया और यहां से क्लोरीन चला गया और ये CH3 एज इट इज। एक प्रोडक्ट क्या बना, प्लस इसका क्या बनेगा बेटा, अब क्या बनेगा, अब ये वाला क्लोरीन यहां से जाएगा और इस वाले से हम हाइड्रोजन भेज रहे हैं, क्योंकि जब 2 चॉइस है ना बेटा तो दोनों से 1 बाय 1 आपको निकालना पड़ेगा। CH3, फिर ये CH3 और ये CH, इस बार ये एज इट इज हो गया, है ना बेटा, ये CH, यहां से क्लोरीन चला गया, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH3 की जगह पे यहां पे आ जाएगा CH2, ये बना। अब दोनों में आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है ना। तो आप स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है। तो आप देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को तो कर दो बॉक्स में बंद, और डबल बॉन्ड वाले से कौन कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, और उन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, 3 6 और 3 9, तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप क्या करो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को फिक्स कर दो। और सिंपल है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कौन है बेटा, ये वाला, है ना। इन बाकी से मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड उससे डायरेक्टली कौन है, उसी से ही हमें मतलब है। तो कौन है बेटा, एक, तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बताओ किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो नो डाउट बेटा आपका ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा आपका, माइन्यूट या बहुत ही कम बनेगा। ठीक, तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है बेटा, रिएक्शन में कोई खास बात नहीं है। इतना याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, एलिमिनेशन, कौन सा, E2 करवाता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं, जैसा का जैसा है वैसा आप रिमूव वहां से कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर दीजिए। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 5।
उसमें क्या CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा, वही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आपने गर्म कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस गर्म कर दिया, रिएक्शन क्या फॉलो होगी बेटा, E2 एलिमिनेशन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना, नो रीअरेंजमेंट। अब होगा क्या कि जो क्लोरीन है बेटा, तो यहां से तो क्लोरीन चल जाएगा। अब आप इसमें आप देखो कि अल्फा कार्बन है और ये बीटा वाला ये रहा, है ना बेटा। अब बीटा पे हाइड्रोजन है क्या, आप बताओ, बीटा पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिएक्शन क्यों नहीं होगी, यहाँ पर नो रिएक्शन। जो रिएक्शन क्यों नहीं बेटा, क्योंकि नो बीटा हाइड्रोजन, है ना बेटा। नो रिएक्शन क्यों, क्योंकि नो बीटा हाइड्रोजन। तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एलिमिनेशन भी नहीं होगा बेटा। चलिए अगला आता है, ये आपको साइक्लोएल्केन दिया है बेटा ना, साइक्लोहेक्सेन, क्या दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक। अब आपका क्या किया, ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, तो अब क्या होगा, अब आप जानते हो बेटा कि यहाँ पर Cl यहाँ से निकलेगा, है ना, इस कार्बन से Cl निकलेगा, ठीक। तो अब इसके तो ये क्या हो गया, अल्फा। अब अल्फा के एडजेसेंट कौन हो गया, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो हाइड्रोजन यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। अब लेकिन देखो कि यहां से जाए चाहे यहां से जाए, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। वो चेक करते हैं कैसे, देखो अब तो जैसे मान लो किसी कोई बच्चा क्या करेगा कि Cl यहां से गया और यहां से हाइड्रोजन को भेज दिया। अच्छा, आपको याद होना चाहिए बेटा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं बेटा, है ना। तो यहां से मान लो हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो इसकी जगह पे इससे डबल बॉन्ड मान लो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो फिर क्या होगा बेटा कि देखो ये वाला बनेगा। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन। दोनों सेम ही है, इसलिए आप कहीं से भी निकाल लो कोई फर्क नहीं आएगा, इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। वो कौन सा बनेगा बेटा, साइक्लोब्यूटीन। चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई सा भी प्रोडक्ट बना दो, दोनों सेम है बेटा ना। तो नाम में लिख देना, ये कौन सा होगा बेटा, साइक्लोब्यूटीन, ठीक। मैंने यहां से निकाल दिया है। दूसरा इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा बेटा, CHLO और क्लोरो फिर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए कॉपी कर दो। एग्जाम्पल आता है बेटा, अगला एग्जाम्पल आता है, यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपके लगा दिया Cl, और बाकी जो कार्बन है वहां पर तो हाइड्रोजन है इसे, वही आपके रिएजेंट क्या डाल दिया बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ में आपने गर्म कर दिया। तो क्या होगा बेटा, अब देखो Cl यहां से रिमूव होगा, Cl यहां से रिमूव होगा तो क्या हो गया, अल्फा वाला हो गया, ठीक। अब इसके एडजेसेंट में एक तो ये बीटा हो गया बेटा और एक ये बीटा हो गया, और साथ साथ इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन भी बीटा हो गया। तो यहाँ पर कितने बीटा है, यहाँ पर 3 बीटा है बेटा। एक तो कौन सा वाला, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है। तो देखो एक तो देखो अब यहां से क्या बेटा कि चाहे वही भी चीज कि चाहे यहां से हम निकालें चाहे यहां से निकालें, वो सेम ही आएगा बेटा, कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो चलिए देखो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से डबल बॉन्ड निकालता हूं, सॉरी यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा बेटा ना। तो सब कुछ एज इट इज है। मैंने क्या किया, ये अल्फा, इस कार्बन से तो क्लोरीन गया और इस कार्बन से बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर। हो गई चीज पहला। अब क्या होगा, मान लो कि यहां से मैंने निकाला बेटा, तो यहां से निकालते क्या होगा कि ये CH3, तो देखो यहां से ये तो अब यहाँ पे क्या हो, क्लोरीन यहां से चला गया और हाइड्रोजन यहां से चला गया, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। अब मान लो कि बच्चे यहां से बोलेंगे सर यहां से तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आप बना लो, देख लो कोई प्रोडक्ट मैच तो नहीं कर रहा। तो जो बच्चे यहां से निकालेंगे बीटा वाला, तो बीटा वाला निकाल दो। अब आप मेरे को बताओ बेटा कि इसमें कोई डिफरेंस है क्या, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर भी और यहां पर भी है, लेकिन इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और ब्रांच एक जगह पे ही है, तो नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा, देखो 1 पे मिथाइल है, 1 पे डबल बॉन्ड, इसकी नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 और 2,
तो वो सेम ही है बेटा, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, है ना। तो इसीलिए इसमें दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब मेजर कौन सा होगा, तो मेजर के लिए आप क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो आप देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इधर तो कुछ है नहीं, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा। तो दो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं बेटा मैं ना, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा। तो यहां पर कितने होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और दो अल्फा यहाँ पर होंगे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। और ये डबल बॉन्ड को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, है ना बेटा। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये है। तो कितना हो गया, 3 2 5 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम अगर लिखें तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, है ना बेटा, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो इस तरह से जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। चलो कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले भी हम कर लेते हैं एग्जांपल। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले एग्जांपल में क्या है बेटा, अच्छा चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये ऐसा ही मान लो कि CH3 तो यहाँ पर ये भी आपके है ना, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर है। अब बताओ कि भाई रिएक्शन किससे करनी है बेटा, रिएक्शन किससे करनी है, एल्कोहलिक KOH के साथ हम गर्म कर देंगे, है ना। तो आप देखो कि ये वाला जो कार्बन, ये क्लोरीन है, तो ये अल्फा हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां से अगर देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाकी है बेटा, अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बाकी है। तो अगर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, देखो ये CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड कहां पे आएगा बेटा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा क्या बेटा, और बीटा ये वाला है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ना, एक Cl और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये CH3 बेटा, ठीक है। चलिए तो ये 2 बनेंगे। मेजर की बात करो तो मेजर वाला कौन सा बनेगा बेटा, ये वाला, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि आप देखो ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पैक कर दो, तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और ये भी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ना, ऊपर जैसा हमने किया, तो यहाँ पे होंगे बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन। जब किसके पास में डबल बॉन्ड को पैक कर दूं तो एक तो ये बचा और एक ही बचा, यहाँ पर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे ये एक ही होगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर कौन सा बना बेटा, 7 अल्फा हाइड्रोजन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन होता है, इस तरफ से मेजर प्रोडक्ट ये बनते हैं बेटा। कर दीजिए कॉपी। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं, तो आज मैं एग्जाम्पल यहीं पे रोक रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। अगली क्लास में इसको पूरा पढ़ना, फिर अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल के साथ हम फिर स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर को, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।